नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं आपके करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में। और चलिए बढ़ते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं आज के। और आपके लिए पहला प्रश्न, अली ए लिगांग त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो कौन सा त्यौहार है अली ए लिगांग त्यौहार? तो यहाँ जनजाति है मिसिंग, और मिसिंग जनजाति जो है असम में पाई जाती है। यही इस जनजाति द्वारा जो है अली ए लिगांग त्यौहार मनाया जाता है। चलिए देखें इसकी व्याख्या को। तो हाल ही में असम के सबसे बड़े आदिवासी समुदाय मिसिंग जनजाति के जोरहाट के शंकरपुर में अली ए लिगांग त्यौहार मनाया गया। अली ए लिगांग त्यौहार के बारे में बात करें तो अली ए लिगांग का अर्थ है जड़ों और फलों की पहली बुआई। त्यौहार का नाम 3 शब्दों अली फलियां, ए बीज और लिगांग बोना से बना है। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो मिसिंग जनजाति के द्वारा। किस माह में मनाया जाता है? तो फरवरी मार्च के बीच या गिनमुर पोलो महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है। और इस त्यौहार में एक खास प्रकार का नृत्य भी किया जाता है जिसे मुग गुमराग नृत्य भी कहते हैं। चलिए इसकी अवस्थिति को देख लें तो असम जो है भारत के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। जो ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है। और इसकी राजधानी जो है दिसपुर है। सीमा की बात कर लें तो ये अरुणाचल प्रदेश उत्तर में लगता है, नागालैंड है इधर पूरब साइड में, और मेघालय है पश्चिम साइड में, बंगाल भी है। ये सीमा बंगाल की है। और मिजोरम है, ये यहाँ तक ऐसे घूम के आ रही ना, तो ये मिजोरम भी लगता है, त्रिपुरा भी लगता है, मणिपुर भी लगता है, ठीक है। तो ये इसकी सीमावर्ती राज्य है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मलेशिया, नाइजीरिया, युगांडा और दक्षिण अफ्रीका। तो कहाँ पर किया गया? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया। चलिए व्याख्या को देखें तो विदेश मंत्री यहाँ पर भाग लिए। डॉक्टर एस जयशंकर ने G20 विदेश मंत्रियों की बैठक की। मौके पर सिंगापुर और ब्राजील के विदेश मंत्रियों के साथ अहम द्विपक्षीय वार्ता की। यह बैठक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया। जयशंकर ने सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन से मुलाकात की, जहां दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग और वैश्विक परिस्थितियों पर चर्चा की। जयशंकर ने इस बातचीत को महत्वपूर्ण और उपयोगी बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन के साथ अच्छी बातचीत हुई। इस बार जोहान्सबर्ग में G20 बैठक के दौरान हमने दुनिया की स्थिति और आपसी सहयोग को लेकर के चर्चा की। इसके बाद जयशंकर जी ने ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो विएरा से भी मुलाकात की। इस बातचीत में भारत ब्राजील के संबंधों, वैश्विक मुद्दों और ब्राजील की ब्रिक्स अध्यक्षता पर चर्चा हुई। जयशंकर जी ने इसे बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने का अवसर बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, आज जोहान्सबर्ग में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो विएरा से मिलकर खुशी हुई। हमने द्विपक्षीय संबंधों, वैश्विक विकास, G20 में हमारी भागीदारी और ब्राजील की ब्रिक्स अध्यक्षता पर चर्चा की। जयशंकर जो है 2 दिवसीय दौरे पर दक्षिण अफ्रीका गए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अनुसार इस दौरे का उद्देश्य जो है G20 में भारत की भागीदारी को मजबूत करना और वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ की आवाज़ को आगे बढ़ाना है। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे, जो मेडिटेरेनियन सी है और जो गाजा पट्टी है वहाँ से लगा हुआ स्वेज कैनाल है, ये सब क्षेत्र ऐसे अभी जो है अशांत क्षेत्र है। इस लिहाज से भी जो है ये बैठक अहम हो जाती है, क्योंकि अभी जो यूरोप से
या अमेरिका से जो भी नौवहन हो रहा है तो वो अफ्रीका के जो दक्षिणतम बिंदु है वहाँ से होते हुए आ रहा है हो रहा है। इसलिए अभी जो है परिवहन लागत भी बढ़ी हुई है। ऐसे में जो है ज़रूरी हो जाता है कि हम जो है अन्य देशों के साथ वार्ता करें और साथ ही साथ यहाँ पर जो समुद्री माल है, आवाजाही है, मार्ग है, उसे सुरक्षा प्रदान करें। चलिए आगे बढ़े। तो गौरतलब है कि दक्षिण अफ्रीका ने 1 दिसंबर 2024 से G20 की अध्यक्षता संभाली है। ठीक है, तो ये G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? दक्षिण अफ्रीका कर रहा है, जो नवंबर 2025 तक जारी रहेगा। इस बार की बैठक का मुख्य विषय एकजुटता, समानता और स्थिरता यानी सॉलिडेरिटी, इक्वलिटी और सस्टेनेबिलिटी रखी गई है। G20 समूह जिसमें 19 बड़े देश जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ इसमें शामिल है। तो 9 बड़े देश हैं और एक संघ है यूरोपीय संघ, जो वैश्विक आर्थिक और वित्तीय नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो नशीली दवाओं से हेपेटाइटिस के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो यहाँ पर भारत जो है दूसरे स्थान पर है। ठीक है, दूसरे स्थान पर है। चलिए व्याख्या को देखें तो नशीली दवाओं के इंजेक्शन से हेपेटाइटिस सी वायरस की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है। यहाँ हर साल लगभग 1.10 लाख से अधिक लोग इस वजह से हेपेटाइटिस के मरीज बन रहे हैं। ठीक है, वहीं इस क्रम में प्रथम स्थान पर चीन का नाम शामिल है। यह दवा लैसेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में दावा किया गया है। ठीक है, शोधकर्ताओं के अनुसार दुनिया भर में हर साल 8.33 लाख से अधिक लोग ड्रग्स इंजेक्ट करने के कारण हेपेटाइटिस सी वायरस की चपेट में आ रहे हैं। 187 देशों के आंकड़ों से पता चला है कि वायरल हेपेटाइटिस से होने वाली मौतों की अनुमानित संख्या 2019 में 1.1 मिलियन से बढ़कर 2022 में 1.3 मिलियन हो गई। इनमें 83% मौतें हेपेटाइटिस बी के कारण और 17% हेपेटाइटिस सी के कारण हुई है। हर दिन हेपेटाइटिस बी और सी संक्रमण के कारण विश्व स्तर पर 3500 लोगों की मौत होती है। तो एक दिन में 3500 लोग विश्व स्तर पर मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़े। तो हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने निम्नलिखित में से कहां से देश के हर जिले में कैंसर डे केयर खोलने की घोषणा की है? तो 1 मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा सा आज के लिए आपका दूसरा प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से कहां से देश के हर जिले में कैंसर डे केयर सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो वो जो है मध्य प्रदेश में की है। चलिए व्याख्या को देख लें। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे के दौरान छतरपुर से कैंसर अस्पताल खोलने की घोषणा किया है। अगले 3 वर्षों में देश के सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कैंसर से लड़ने हेतु बजट में किए गए प्रावधानों में कैंसर की दवाओं को सस्ता करने के लिए निर्णय का भी जिक्र किया है। छतरपुर में पहले चरण में 218 करोड़ रुपए की लागत से 10 एकड़ क्षेत्र में 100 बिस्तरों वाला कैंसर अस्पताल अगले 2 वर्षों के भीतर तैयार होगा। यह अस्पताल पिरामिड आकार में डिजाइन किया गया है। इसका निर्माण 4 चरणों में किया जाएगा। अगला प्रश्न देखें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस
18 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत बांग्लादेश में हुई थी। तो पूछ क्या रहा है, कौन से कथन सही नहीं है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है 21 फरवरी को मनाया जाता है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही है। इसकी शुरुआत बांग्लादेश में हुई थी, तो ये बांग्लादेश में ही हुई थी। और इसके तार जुड़ते हैं 1952 से। वहाँ पर भाषा को लेकर के द्वंद्व था कि बांग्ला भाषा अपनाया जाए या उर्दू भाषा अपनाया जाए, तो वहीं से ये बात उठी थी। यूएन ने इसे मान्यता दी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? केवल एक जो है सही नहीं है, बाकी दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। चलिए बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत बांग्लादेश में हुई, जो 1952 के भाषा आंदोलन से प्रेरित थी, जिसमें बंगाली को आधिकारिक भाषा बनाने का समर्थन किया गया था। 1999 भाषा विविधता और बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को ने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2002 में इसका समर्थन किया तथा वर्ष 2007 में सभी भाषाओं के संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयास करने का आग्रह किया। इस वर्ष की थीम बात कर लें 2025 की, तो सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द इंटरनेशनल मदर्स डे, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की रजत जयंती समारोह है। यह महत्वपूर्ण क्यों है? तो संस्कृति और पहचान का संरक्षण करना, मूल भाषाओं, परंपराओं और स्वदेशी ज्ञान का संरक्षण करना। जैसा कि कोई भी टॉपिक हमें समझना होता है या जो भी कुछ करना होता है, तो हम जब मातृभाषा में यानी कि लोकल लैंग्वेज में जब हम दैनिक दिनचर्या वाले भाषा में समझते हैं, तो उसे हम इजली रूप में समझ पाते हैं। शिक्षा को बढ़ावा देना इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि मातृभाषा आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित करती है और छात्रों के परिणामों में सुधार लाती है। समावेशन को बढ़ावा देती है, सांस्कृतिक विविधता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देता है और सामाजिक एकता को प्रबल करता है। डिजिटल अंतर को पाटता है, यानी डिजिटल डिवाइडेशन को पाटता है। एआई उपकरणों में अधिक भाषाओं के प्रतिनिधित्व का समर्थन करता है। नोट, एक विशेष सूचना इस संदर्भ में, वर्ष 2008 में संयुक्त राष्ट्र ने भाषाई विविधता के महत्व को उजागर करने के लिए इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा वर्ष घोषित किया था। तो किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय भाषा वर्ष घोषित किया गया था? 2008 को। चलिए, हाल ही में किस राज्य में HIV स्व परीक्षण के लिए विशेष पहल की गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। आज थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है बहुत ज़्यादा। चलिए, तो मेघालय, असम, उड़ीसा और मिजोरम। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, मिजोरम में। तो मिजोरम में वयस्क आबादी में HIV का प्रसार सभी राज्यों में सबसे अधिक है। संक्रमण दर की बात करें तो मिजोरम में 2.73 वयस्क HIV से संक्रमित है, जो राष्ट्रीय औसत से 13 गुना अधिक है। HIV स्व परीक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने रक्त और लार के नमूने लेकर स्वयं एक परीक्षण किट का उपयोग करके पता लगा सकता है। HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, यह एक वायरस है जो इंसान की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम पर हमला करता है और उसे कमजोर बना देता है। इसके प्रभाव की बात करें तो यह शरीर की संक्रमणों और बीमारियों से लड़ने की क्षमता को धीरे धीरे कम करता जाता है। इसका जो सबसे अंतिम रूप है वो एड्स है। इसके संक्रमण का सबसे गंभीर और उन्नत चरण एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम कहलाता है। प्रभावित कोशिकाएं HIV T सेल्स यानी CD4 कोशिकाएं को नष्ट करती हैं, जिससे व्यक्ति संक्रमण और बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसके प्रमुख कारणों की बात करें तो असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई या इंजेक्शन का उपयोग, HIV संक्रमित रक्त को ट्रांसप्लांट करने पर, ART यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के द्वारा HIV की जांच की जाती है।
संक्रमित व्यक्ति के लिए नियमित ART दवाएं लेना जरूरी है ताकि वायरस की वृद्धि को रोका जा सके। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो हाल ही में किसे प्रमुख खनिज की सूची में स्थान दिया गया है? तो बेराइट्स, फेल्सपार, अभ्रक नहीं होगा, अभ्रक, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी है। तो बेराइट्स जो है संरचना, बेराइट्स एक बैरियम सल्फेट BaSO4 का खनिज है। उपयोग इसकी बात करें तो इसका प्रमुख उपयोग जो है तेल ड्रिलिंग फ्लूइड्स के वजन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा यह बैरियम से संबंधित रासायनिक उत्पादों में भी इस्तेमाल होता है। फेल्सपार की बात करें तो संरचना की बात करें, यह पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाने वाले सबसे सामान्य खनिज समूहों में से एक है। इसके उपयोग की बात करें तो व्यापक उपयोग जो है सिरेमिक, कांच और अन्य औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जाता है, सिरालिन प्लांट वगैरह में। चलिए अभी जो है ये अगला प्रश्न जो है, अभी हाल ही में जर्मनी में चुनाव हुए और वहाँ जो है कुछ परिणाम आए हैं। हालांकि स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिल पाया है, लेकिन फिर भी हमारे लिए ये जानना जरूरी है। किसकी सरकार बनती है वो आने वाला समय बताएगा। तो जर्मनी की चुनाव प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जर्मनी में हर 4 साल में संघीय चुनाव होते हैं। ठीक है, चुनाव में सीधे चांसलर का चुनाव होता है। तो पूछ क्या रहा है? तो जर्मनी में हर 4 साल में संघीय चुनाव होते हैं। तो ये ऑप्शन तो हमारा सही है। यहाँ पर सही पूछ रहा है। चुनाव में सीधे चांसलर का चुनाव होता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि वहाँ पर चांसलर का चुनाव सीधे नहीं होता है, बल्कि प्रत्येक स्टेट से वहाँ पर एक मेंबर चुने जाते हैं और वो जो है फिर वोटिंग करते हैं। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? केवल एक। चलिए व्याख्या को देखें। तो हाल ही में फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनकी पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ने देश के आम चुनाव में सबसे बड़ा वोट शेयर हासिल किया है। जर्मनी में हर 4 साल में संघीय चुनाव होते हैं। यहाँ 60 मिलियन से ज़्यादा लोग वोट देने के पात्र हैं। मतदाता व्यक्तिगत रूप से या डाक से अपने मतपत्र डालते हैं। अब ये जर्मनी में है, अपने भारत में डाक रूप से अभी लागू नहीं है, और ये जब हो जाता तो बहुत सारे लोगों को जो अन्य राज्यों में एम्प्लॉयड हैं या प्रवासी के रूप में वहाँ पर रहते हैं, तो उन्हें जो है अपने वोटिंग राइट्स का अधिकार मिल सकता था। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चुनाव जो है जर्मनी की संघीय संसद बुंडेस्टाग के स्वरूप को निर्धारित करता है। यह हालांकि मतदाता सीधे चांसलर का चुनाव नहीं करते, लेकिन उनके वोट इस बात को प्रभावित करते हैं कि कौन शासन करेगा। अब यहाँ पर संसद का क्या नाम है? बुंडेस्टाग, जर्मनी की संसद की। जर्मनी की चुनाव प्रक्रिया के बारे में देख लें तो चुनावी प्रणाली में 2 मत पद्धति का उपयोग किया जाता है। पहला वोट, जिसे एस्टर स्टीम के रूप में जाना जाता है, मतदाता के निर्वाचन क्षेत्र में के उम्मीदवार के लिए होता है। जर्मनी 299 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वोट पाने वाला उम्मीदवार एक सीट जीतता है, यानी फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम लागू है। जो सबसे ज़्यादा पाएगा वही जीतेगा। यह प्रक्रिया फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट प्रणाली पर आधारित है। पहला वोट बुंडेस्टाग यानी जर्मन संसद की 630 सीटों में से कई को सीधे भरता है, और दूसरा वोट जो है जिसे टीम कहा जाता है, यह एक जो है राजनीतिक दल के लिए होता है। तो पहला तो हो गया मेंबर के लिए और दूसरा होता है राजनीतिक दल के लिए। यह वोट राज्य स्तर पर डाला जाता है। दूसरा वोट पहले से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है,
यह सीटों के समग्र अनुपातिक वितरण को निर्धारित करता है। दूसरे वोट में प्रत्येक पार्टी का हिस्सा तय करती है कि उसे कितनी सीटें मिलेगी। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि संसद की संरचना प्रत्येक पार्टी के लिए समग्र समर्थन को दर्शाती है। अब यहाँ पर लगभग 5% सीमा नियम भी लागू है। तो प्रणाली का एक प्रमुख तत्व 5% सीमा नियम है। बुंडेस्टाग में प्रवेश करने के लिए, यानी संसद, वहाँ के संसद में प्रवेश करने के लिए किसी पार्टी को देश भर में कम से कम 5% दूसरे वोट हासिल करने होंगे। वैकल्पिक रूप से कोई पार्टी प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए कम से कम 3% सीटें जीत सकती है। ठीक है, यह नियम संसद को बहुत अधिक विखंडित होने से रोकने के लिए बनाया गया है। नई चुनावी कानून सुधार के बारे में देखें तो ओवरहैंग सीटें तब होती है जब कोई पार्टी दूसरे वोट से अपने अनुपातिक हिस्से की तुलना में अधिक प्रत्यक्ष यानी पहला वोट सीटें जीतता है। ऐतिहासिक रूप से इन अतिरिक्त सीटों के कारण बुंडेस्टाग का विस्तार हुआ है। उदाहरण के लिए 2021 के चुनाव के बाद संसद का विस्तार 735 सीटों तक हो गया है। इस वर्ष लागू किए गए सुधार ने बुंडेस्टाग सीटों की कुल संख्या को 630 तक सीमित कर दिया है। सरकार का गठन और चांसलर का चुनाव देख लें तो सीटें आवंटित होने के बाद पार्टियां बहुमत गठबंधन बनाने के लिए लंबी बातचीत में प्रवेश करती हैं। राष्ट्रपति वर्तमान में फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर चांसलर के लिए एक उम्मीदवार का प्रस्ताव करते हैं। बुंडेस्टैग को फिर उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत से चुनना होगा। सरकार के गठन और चुनाव की बात करें तो यदि उम्मीदवार पहले दौर में आवश्यक बहुमत हासिल नहीं कर पाता है तो बाद के दौर के लिए आयोजित की जाती है मतगणना होती है। वैकल्पिक उम्मीदवार को चुनने के लिए अंतिम 14 दिन की अवधि के साथ वहां पर सरकार का गठन किया जाता है। तो ये था आज का सेशन और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अभी गले में कुछ दोस्तों दिक्कत है, थोड़ा कुछ खिंचाव महसूस हो गया है, तो चलिए खैर कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद बहुत बहुत और जय हिंद।